आज हमारे पास जो वर्कशीट है वो लाइट से रिलेटेड है, और हम लाइट के टॉपिक को भी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। द रे डायग्राम आ गई हमारे पास। आपने बताना है जनाब क्या लिखा हुआ है हमारे पास। डायग्राम शोज द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फाउंड बाय अ कन्वर्जिंग लेंस। कौन सा लेंस है? कन्वर्जिंग लेंस का मतलब है दोनों रेज आपस में करीब आएंगी, आगे जाके क्या होगा, करीब आएंगी। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस? फोकल लेंथ निकालनी, कैसे पता लगेगा फोकल लेंथ का? भाई फोकल लेंथ के बारे में हमने क्या पढ़ा था? फोकल लेंथ क्या चीज होती है? जहां पर जाकर जिस पॉइंट से सारी रेज ने गुजरने की कोशिश करनी होती है, क्या करना होता है? जिस पॉइंट से सारी रेज ने, क्या प्रिंसिपल पढ़ा हमने? हमने प्रिंसिपल पढ़ा है, अगर कोई लाइन, कोई रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस आती है, पैरेलल टू, तो वो बेंड होके किधर जाती है? फोकल लेंथ में से, फोकल पॉइंट में से गुजरती है। किधर से गुजरती है? यही पढ़ा हमने। और दूसरा प्रिंसिपल हमने क्या पढ़ा? अगर कोई लाइन रिफ्रैक्ट होने के बाद पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, रिफ्रैक्ट होने के बाद पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, तो वो पीछे कहां से आई है? फोकल पॉइंट में से आई है। कहां से आई है? आर वी क्लियर ऑन दिस प्यारे बच्चों? यस। अगर हम इस पे क्लियर हैं तो हमारी फोकल लेंथ क्या बनी? 40 सेंटीमीटर। आप सिर्फ एक लम्हा मुझे देते हैं प्लीज, आसान हो गया काम जी। आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप लोग ये पहले से सॉल्व करके आए हुए हैं। यस। दूसरा क्वेश्चन जी, डायग्राम है जी हमारे सामने, एक्स वाई जी हमारे पास चीजें हैं, स्पेक्ट्रम ऑफ कलर्स है। आपने बताना है एक्स पे कौन सा कलर है, वाई पे कौन सा, और जी पे कौन सा। अब आपको ये बात याद करनी थी, ये बात आपको याद करनी थी जी भाई। सर, एक्स पे कौन सा है, वाई पे कौन सा, जी पे कौन सा? सबसे नीचे कौन सा कलर आता है? सॉरी फॉर द लाफ, इवल, दैट्स माय इवल लाफ। सर आपको बकायदा लिखवाते, वो नोट्स में ये पार्ट पढ़ाते वो बाकायदा याद कराया था। क्या होना है हमारे पास? सबसे ऊपर रेड, और सबसे नीचे ओके। फिर मैं को वापस लेता हूँ। सर सबसे ऊपर कौन सा कलर है हमारे पास? रेड। वजह क्या होती है यार? कितना आपने प्यारा सवाल पूछा यार, जितनी प्यारी आपने शर्ट पहनी हुई ना उतना ही प्यारा ये सवाल था। इसकी वजह आप कल परसों मैंने जब बताया था, उस आप उस लेक्चर में नहीं थे। भूल जाता बंदा, कोई बात नहीं, मैं दोबारा बताऊंगा लेकिन। अच्छा चलो मैं दोबारा बता देता हूँ। प्यारे बेटे हमने ना एक टेबल, फिर यार रिकॉर्डेड लेक्चर ही सुन लेना चाहिए यार। हमने प्यारे बेटे एक टेबल पढ़ा था, मैं वो टेबल खोल के आपको दिखाता हूँ। उससे इस बात को रिलेट किया था। यहाँ वो पढ़ा था टेबल, ये है जी टेबल। प्यारे बेटे हमने पढ़ा था, ये प्लीज जरा फोकस करना। हमने एक टेबल पढ़ा था, किस टेबल की बात हो रही है? इस टेबल की बात हो रही है। ठीक है। हमने कहा था हम फ्रीक्वेंसीज, आप देखिएगा जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी कम होती जाती है, रेड की तरफ आप जाते हैं। ये याद रखिए, जुमला याद रखना है। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी वेव की कम होती जाती है, रेड की, सारी लाइट विजिबल नहीं होती। नॉट ऑल लाइट इज विजिबल थ्रू नेकेड आई। कुछ लाइट विजिबल, इंफ्रारेड ग्लासेस मिलती है ना, वो दूसरी नॉन विजिबल लाइट को भी देखने के लिए होती है, एक्स रेज। याद हमने किया था कि इट इज गैमा रेज। हमने एक निमोनिक भी इसके लिए बनाया था। क्या निमोनिक बनाया था? कुछ निमोनिक बनाया था ना बच्चों इसके लिए। क्या? Yes, something like S. B. यार आपका भी क्या बोला आपने? ग्रीन? हाँ बोलो, पूरे के लिए। वाह यार, अच्छा है। रीड माय इनर वैल्यूज यूजिंग एक्स रे ग्लासेस। यार ये अच्छा निमोनिक है ना। हमने तो कोई गुलाम फरीद वाला कुछ याद किया होता है, गुलाम, है ना, एक्सीड वाला कुछ था, मुझे जेन में भी नहीं आ रहा। ये मुझे याद रहेगा, ये वाला लिखते हैं साइड पे। थैंक यू भाई इसके लिए। क्या है जी? रीड माई माई इनर वैल्यूज यूजिंग एक्सरे ग्लासेस।
बेटे सबसे कम फ्रीक्वेंसी है जी रेडियो वेव्स की, किसकी है? फिर डिफरेंस कितना आ रहा है? 4 का डिफरेंस 10 रेज टू पावर, फिर 3 का डिफरेंस, फिर 2 का डिफरेंस, फिर 1 का डिफरेंस। ये बात वैसे ही याद रखने के लिए, फ्रीक्वेंसी याद कैसे रहेगी? 10 रेज टू पावर 5 से स्टार्ट होता है। 4 का डिफरेंस, 3 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, 1 का डिफरेंस। आगे फिर 2 का डिफरेंस, 3 का डिफरेंस, 4 का डिफरेंस। यहां तक प्रॉब्लम? सबसे कम फ्रीक्वेंसी विजिबल लाइट में होती है रेड की, किसकी होती है? तो सबसे कम रेड की होती है प्यारे बेटे। तो वो इंफ्रा रेड होती हैं, जो रेड से नीचे वाली फ्रीक्वेंसी वाली होती है। और सबसे ज्यादा किसकी होती है? वायलेट की। इसलिए वायलेट से ऊपर वाली क्या होती है? अल्ट्रा वायलेट। उसको याद रखाने के लिए हमने अल्ट्रा प्रो मैक्स का लफ्ज भी एक दफा बोला था जी। मैं सर आगे जो गलत जुमला ऐड करने था ना सर, वन बाय वन सर, स्टेप बाय स्टेप सर। फर्स्ट फ्लोर पे आएंगे तो सेकंड पे जाएंगे। सर इसके बाद बात की थी हमने वेवलेंथ की। वेवलेंथ इससे रिवर्स है। वेवलेंथ इससे, क्योंकि स्पीड सबकी सेम है, क्योंकि स्पीड सबकी, अब स्पीड सेम है, तो फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ रही है तो वेवलेंथ को कम होना पड़ेगा। जैसे हम कहेंगे 6 = 3 × अगर 2 को इंक्रीज करेंगे तो 3 को, तभी 3 × 2 = 6 रहेगा ना। यस अबू बकर। तो हमारे पास जब फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है राइट टू लेफ्ट, तो वेवलेंथ राइट टू लेफ्ट कम हो रही होगी। वेवलेंथ के रेंज है हमारे पास 16 से 3 की, -16 से 3 तक की रेंज है। वही डिफरेंस है 4 3 2 1, 2 3 एंड 4। ठीक है प्यारे बेटे। अब आप देखिए सर, ऐसे तो नहीं, ऐसे तो नहीं, ऐसे तो फिर। अब आप इस जुमले को देखिएगा प्लीज। सबसे इंपॉर्टेंट ये मैंने हाईलाइट किया हुआ था। एज वी मूव फ्रॉम गैमा टू रेडियो, यानी जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, फ्रीक्वेंसी कम होने के साथ साथ एनर्जी भी कम होती है। क्या कम होता है? एनर्जी भी कम होती जाती है। एनर्जी भी, जब एनर्जी कम होती जाती है हमारे पास, तो फिर हमारी बेंडिंग को ये बात इफेक्ट करती है। हमारी बेंडिंग को ये बात इफेक्ट करती है। क्या चीज इफेक्ट करती है? एनर्जी। क्यों? क्योंकि हमारी वेवलेंथ इंक्रीज कर रही है। क्या इंक्रीज कर रहा है? जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है उसका बेंड कम है। जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है उसका बेंड कम है। जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है उसका बेंड कम है। दैट्स वाई रेड को सबसे कम बैंड मिलता है और वायलेट को सबसे ज्यादा बैंड मिलता है। कोई कंफ्यूजन? वापस अपने काम पे आ जाते हैं जी, जो हम वर्कशीट सॉल्व कर रहे थे। डिफ, किंजायरा जी। डिफ्रैक्शन जी, में ऑपोजिट बात नहीं है। और डिफ्रैक्शन में ऑपोजिट बातें हैं। डिफ्रैक्शन का इस बात से कोई ताल्लुक नहीं, हम रिफ्रैक्शन की फिलहाल बात कर रहे हैं। सही है। तो भाई वो हमारा सबसे ऊपर एक्स रेड है, वाई पता नहीं क्या है, जेड वायलेट है। अब वाई को जज करना है। वाई किसके करीब है? एक्स के जेड के? वाई किसके करीब है? एक्स के। तो हमारे पास कम से कम ये क्लियर हो गया कि एक्स रेड है और ये वायलेट है। मेरा ख्याल है उसने आगे में कुछ गुंजाइश ही नहीं छोड़ी। यहाँ येलो करके उसने वैसे ही छोड़ दिया कि यही आंसर है जी। जी वायलेट नहीं। आई एम सॉरी, मैंने गलत पढ़ लिया जी। मैं दोबारा देख लेता हूँ इसको। हमने पढ़ा है कि एक्स रेड है और जी वायलेट है, तो उसने हमारे पास गुंजाइश नहीं छोड़ी। हमारे पास, हमें वाई को सोचने की जरूरत नहीं। लेकिन मैं वाई पे बहस क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि अगर हमारे पास दो ऑप्शन ऐसी हो जिनमें एक रेड हो और यहाँ पर वायलेट हो, तो ये दरमियान वाले को कैसे जज करना है? ये देखना है ये किसके करीब है। और बगैर वाला वर्ड हमें गाइड करेगा कि हमने क्या करना। अगर वो करीब है वायलेट के, तो वो इंडिगो या ब्लू हो सकता है या ग्रीन हो सकता है। अगर वो रेड के करीब है तो वो ऑरेंज या येलो होगा। क्लियर ऑन दिस? आगे चलते हैं प्यारे बेटे। अयान, आपको समझ आ रही है? आपने ये पहले चैप्टर पढ़ा हुआ है, आपको आता है ये? तो आप पेन निकालें ना जरा, वर्कशीट मेरे से पहले क्वेश्चन सॉल्व करें, फिर देखें टैली करें आंसर होता है कि नहीं। सर जिन्होंने आज ली वर्कशीट, नहीं नहीं, आपने तो, आपको तो कल मिल गई थी ना, आज और भी किसी को मिली है? किसने और आज ली है? मेरे से आगे आगे सॉल्व करो ना जरा, देख देख के नहीं, खुद से। डायग्राम शोज अ रे ऑफ लाइट इन द इंसिडेंट। ये हमारे पास रे आ गई है। हमारे पास लाइट इज रिफ्रैक्टेड एंड सम ऑफ द लाइट इज रिफ्लेक्टेड। कुछ रिफ्लेक्ट हुई है, कुछ रिफ्रैक्ट हुई है। दो एंगल हमारे पी और क्यू आर मार्क्ड ऑन द डायग्राम। विच रो गिव्स द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड shows whether the ray undergoes total internal reflection.
जनाब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जाएगा कि नहीं जाएगा ये कौन बताएगा? प्यारे बच्चों, कौन सा एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस है, पी या क्यू? शाबाश, एंगल ऑफ इंसिडेंस है क्यू। अब इनमें कहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस मेंशन्ड है? सर एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे सी और डी में से आंसर है। प्यारे बच्चों, क्या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रही है? नो। तो आंसर क्या होगा? क्योंकि कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट हो गया आगे निकल रहा। सर ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाली बात दोबारा बताएं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मतलब है कुछ भी रिफ्रैक्ट नहीं होगा, सारे का सारा वापस चला जाएगा। लफ्ज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन लफ्ज बता रहा है, इट मींस ऑल विल रिफ्लेक्ट, नथिंग विल पास आउट। ठीक है। ओके। द डायग्राम शोज एन ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर, प्लेन मिरर आ गया जी, एंड नथिंग इज एज प्लेन एज इट सीम्स। वो कर आज घर से करके आए हैं माशाल्लाह। दिस इज नॉट माई फेक लाफ और माई evil laugh. This is my sarcastic laugh. सीएस का पेपर देना है सिर्फ, ये नहीं। ओ माय गॉड, तो मैं जो वर्कशीट देता हूँ ये बेटा, घर सर्दी है ना, गैस नहीं आती होगी, रोटी पका लिया करो इनको आग लगा के। ये करने के लिए नहीं है काम। अब मैं फिर कुछ कहूंगा फिर आप कहेंगे सर यूट्यूब ने हरासमेंट का केस डाल दिया। सर ये भी करना है घर से, ठीक है सर, जाग के बाकी काम भी होते हैं ना, ये भी होना चाहिए। जी सवाल है जी, कहता है एट विच लेबल्ड पोजीशन द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड। इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी प्यारे बच्चों? जी प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्ट यहां पर है, इमेज कहाँ होगी? प्लेन मिरर है, यहां पर इमेज होगी प्यारे बच्चों। कितनी दूर होगी? जितना मिरर से ऑब्जेक्ट दूर है उतनी दूर ही इमेज होगी। वी गुड ऑन दिस? हर बार यही होता। ठीक है, आप प्लीज वीडियो लाजमी देखनी कर जाके आपने उस लेक्चर की, ठीक है? कुछ ना कुछ मिस किया होगा ना आपने। आओ जी, व्हाट व्हाइट लाइट एंटर्स द ग्लास प्रिज्म, द लाइट लीविंग द अदर साइड ऑफ द प्रिज्म इज सेपरेटेड इनटू कलर्स, विच रोड स्ट्राइक्स व्हाट हैपेंस। क्या बताता है कि क्या होता है जी? डायग पाथ टेकन बाय द लाइट, डायग्राम वन डायग्राम टू किसका असर रिलेटेड कर रहा है? ये डायग्राम वन में अगर आप जाते हैं तो कलर वन रेड है और कलर टू वायलेट है, क्या ये बात दुरुस्त है? रेड और वायलेट का ही सिर्फ साफ किया हुआ है। अगर डायग्राम वन में जाते हैं तो रेड और वायलेट, ये बात तो ट्रू नजर आ रही है, ऊपर वाला रेड होगा नीचे वाला वायलेट होगा। डायग्राम वन में वायलेट रेड नहीं, ये बात गलत है। डायग्राम टू में कलर वन जो है वो रेड होगा, कलर टू वायलेट होगा, ये बात भी दुरुस्त है, रेड और वायलेट होगा, वायलेट और रेड नहीं हो सकता। सो बी और डी तो आंसर नहीं है। अब ए और सी में से कौन सा आंसर है ये हमें आइडेंटिफाई करना। जी प्यारे बेटे, चार्ली आंसर है। प्यारे बेटे अब आपने देखे उसने आंसर ठीक दिया है, भाई कह रहा है चार्ली आंसर है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप में से कोई बताए, किसी को अगर नहीं समझ आई कि सर चार्ली आंसर क्यों है, तो वो प्लीज रेज योर हैंड और योर वॉइस। ऑनलाइन वाले वॉइस रेज करेंगे, फिजिकल क्लास वाले हाथ खड़ा करेंगे। क्या आपको पता लगा अल्फा और चार्ली में से चार्ली क्यों आंसर है? पाँच चार। मुझे लगता है कि आपको अभी तक पता नहीं लगा कि चार्ली आंसर क्यों है, तो मैं चाहूंगा कि पहले अबू बकर ही बताए कि अबू बकर अल्फा क्यों, मुझे या पता चल गया, मुझे पता चल गया। प्लीज, आपको पता चल गया है? मैं चाहूंगा अबू बकर बताए एक दफा, अबू बकर चार्ली क्यों आंसर है और अल्फा क्यों नहीं है? शाबाश। आलियान आप क्या कहना चाह रहे हो, क्यों चार्ली आंसर है? शाबाश इरा, आप भी बता दो क्यों चार्ली आंसर है? क्योंकि प्रिज्म के अंदर कलर चेंज होता है। शाबाश प्यारे बच्चों, प्रिज्म के अंदर भी उसने डिस्पर्स होना है। उधर एक खाकी लिफाफे में एनवेलप में वो पड़ा हुआ ना डॉक्यूमेंट, बैंक स्टेटमेंट निकालने के लिए, वो लाओ स्टेटमेंट लाके एचपीएल देके आने। जी भाई। हाँ जी प्यारे बच्चों, समझ आ गई? अयान, मैं ज्यादा आपसे पूछना चाह रहा हूँ, समझ आ गई आपको? ओके। क्वेश्चन नंबर 5, मैडम्स, 5, विच डायग्राम करेक्टली शोज अ रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड बाय अ मिरर, रिफ्लेक्शन हुई है मिरर की। हाँ जी, जी वो कर आप कुछ कहने वाले थे? उसके लिए क्या? रिफ्रैक्शन है।
डिस्पर्शन भी कहते हैं बिल्कुल। डिस्पर्शन और रिफ्रैक्शन में फर्क क्या वाला? रिफ्रैक्शन सिर्फ सजेस्ट करता है बेंड हो रही है, डिस्पर्शन सिंगल लाइट टूट रही है। जी। विच डायग्राम, जी जनाब, कौन सा है जी इसमें से करेक्ट? ब्रावो आंसर है, डेल्टा आंसर है। वजह भाई कहता है क्योंकि सर ये 50 है तो ये वाला होगा 40, और एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा सेम। तो आंसर क्या होना चाहिए? डी। यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये वाला 40 है अगर, तो ये वाला क्या बन रहा है 50, क्योंकि 90 डिग्री एंगल है। इसमें ये 50 है तो ये क्या बन रहा है 40। दोनों बराबर आने चाहिए। अरे ऑफ वाइट लाइट इंसिडेंट ऑन अ ग्लास प्रिज्म, ग्लास प्रिज्म में आ गई है जी। विच रे डायग्राम शोज द रे पासिस, कौन सी रे बताइए बेटा? ए और बी तो हो नहीं सकते। ठीक हो गया, आ गए हैं सी और डी पे। सी क्यों है और डी क्यों नहीं है? क्योंकि रेड और वायलेट का चक्कर है। रेड और, सर, diagram shows a ray of light incident on the edge of a piece of glass. The incident on edge of a piece of glass, glass की तरह वो है, इंसिडेंट नॉर्मल ये ड्रॉ किया हुआ है। ये बेटा डायग्राम थोड़ी हिल गई है, ये डायग्राम ठीक नहीं है। दिस डायग्राम इज रॉन्ग, दिस डायग्राम इज रॉन्ग। क्या गड़बड़ है इसमें? ग्लास यहाँ पे ये ना हिल गया है सारा मामला, आप इसके इसके मामला सारे हिल गए हैं। तो अब मैं द एंगल आई इज ग्रेटर देन, इसको जरा डिस्कस करना है, इस डायग्राम के मुताबिक जरा ठीक काम नहीं है, इसलिए पढ़ लेते हैं। लेकिन एंगल आई इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल विच रो शोज द डायरेक्शन ऑफ द रे आफ्टर इट लीव्स द एज ऑफ द ग्लास। बेटा अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो तो फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी, डी आंसर बनेगा इसका। ये डायग्राम लेकिन थोड़ी सी हिल गई है, ठीक है ना? यू क्लियर ऑन दिस प्यारे बेटे? एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस तो क्या होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है? फिर वो बाहर नहीं निकलेगी। क्वेश्चन नंबर 9 जी प्यारे बच्चों। इन द डायग्राम द डिस्टेंस ओपी इज द फोकल लेंथ, ओपी क्या है जी? फोकल लेंथ है। ऑफ, नीचे लेबल्ड भी है, पीडी भी फोकल लेंथ हुई। रे ऑफ लाइट आई है जी, थ्रू विच पॉइंट विल रे पास? हाँ जी जी, बहुत आसान सवाल है, कहां से पास करेगी? जी प्यारे बच्चों, हाँ जी, डी से पास करेगी। बिल्कुल ही गलत। क्यों बोला? क्योंकि जो लाइन आती है फोकल लेंथ से, किंजा वो किधर से गुजरती है? जो फोकल पॉइंट से आती है वो किधर से गुजरती है? किंजा नहीं, जो आप पता तो बोलो सर नहीं पता। अरे नहीं पता। अली गाजी, डू यू नो दिस? ये रहा, आपको पता है? वन सेकेंड मुझे रीड कर रखा था। चलो फिर मैं रीड करने के लिए, भाई जो फोकल पॉइंट से आती है वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होती है। प्लीज याद करें बार बार इस बात को। जो लाइन फोकल पॉइंट से आती है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है, और जो प्रिंसिपल एक्सिस से आती है वो फोकल पॉइंट से गुजरती है। जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है वो फोकल पॉइंट से गुजरती है। और रीम का ध्यान बातों में ज्यादा है, काम में काम में। जी 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 जी, ऐसा ही है। ओके सर। वो अभी मैंने क्या क्या हमने पढ़ा था? रीड माई इनर थॉट्स यूजिंग एक्सरे। तो आई एम नॉट वेयरिंग एक्सरे ग्लासेस बट आई कैन रीड योर इनर थॉट्स। आई कैन, वो यू कैन नॉट। हाँ जी बोलो, एक सवाल ऊपर रह गया भाई, कहता है एक सवाल रह, कौन सा रह गया? खाली है। लाइट फ्रॉम द सन passes थ्रू द प्रिज्म एंड अ स्पेक्ट्रम इज प्रोड्यूस्ड ऑन अ स्क्रीन। और जनाब बताएं जी, थर्मोमीटर प्लेस्ड एट एक्स अ लार्ज शोज अ लार्ज टेम्परेचर इंक्रीज। क्या है जी? रेड के ऊपर क्या होता है? इंफ्रारेड। A ray of light passes through a length of curved optical fiber. Draw a diagram showing the fiber and the path of the ray of the light. पहले क्या बनाएंगे? कर्व्ड ऑप्टिकल फाइबर। क्या बना दिया हमने? कर्व्ड ऑप्टिकल फाइबर बन गई, कर्व्ड ऑप्टिकल फाइबर। अब बनानी है रे। अब क्या बनानी है? टन 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 टन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है ना उसके अंदर। यस,
चलो जी, आंसर आ गया हमारा। वी गुड ऑन दिस। आपको कैसे पता? आप तो रीम के सर के पीछे हो। हैं? हाउ डू यू नो? नजर नहीं आ रहा होगा ना, रीम का सर आगे आया हुआ आ रहा है। नहीं आप, लेकिन आगे हुई भी थी ना, वो पीछे हुई भी है। आगे चलते हैं जी। डिस्क्राइब द यूज ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स इन मेडिसिन, यू मे ड्रॉ डायग्राम। यू मे का मतलब होता है डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो एक नंबर उसका होगा, 3 नंबर का है ना। डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो 1 नंबर। यार ये तो इंतहाई फालतू सवाल है। क्यों भला फालतू सवाल है? ऊपर भी डायग्राम बनवा, सेम डायग्राम कॉपी पेस्ट, हमारे 1 नंबर आ गया। लेकिन अगर आप डायग्राम नहीं बनाते, लेकिन अगर डायग्राम, तो 3 बातें बतानी है। क्या मेडिसिन में यूज है इसका? क्या पढ़ा था हमने? एंडोस्कोपी। वो क्या करते हैं जब दिल का वॉल्व चेक करना होता है? हैं? पाइप डालते हैं। सुबह अल्लाह, प्लम्बरा दे घर आ गए हैं जी। ओ भाई वो एंजियोप्लास्टी। क्या करते हैं? एंजियोप्लास्टी, एंडोस्कोपी, एंडोप्लास्टी। पाइप डालते हैं, पाइप डालते हैं। यार क्या एक कमाल के इंसान है। इन मेडिसिन, मैनी प्रोसीजर्स involve endoscopy to see what is inside. Since light travels in a straight path, optical fiber with small critical angle is used. Beta Balaj, you're not doing calm. Is used so that a flexible pipe ही लिख दूं, so that a flexible fiber can go into convoluted होते हैं मुड़े तुड़े से, convoluted veins। और क्या यूज करते हैं इसके? एक लफ्ज होता है उसको कहते हैं सूडो, सूडो सूडो। वो जिसके अंदर जो होलो होती है स्पेस, उसको सूडो क्या कहते हैं? आपको बिल्कुल भी नहीं पता होगा। कॉन्वलेटेड वेन्स और आर्टरीज टू टेक पिक्चर्स। क्या बेटे? मैं देख रहा हूँ वेन का, कॉन्वलेटेड है, मुड़ी तुड़ी सी ना। टू टेक पिक्चर्स। आप अपने काम पे ध्यान दो। अच्छा हो गया, अच्छा। घर चली जाओ। हो गया। सुन लो मैं कैसे कर रहा हूँ। 3 पॉइंट्स हासिल करने हैं। 3 पॉइंट्स कैसे कैसे आएंगे? पहला पॉइंट है लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट पाथ, ऑप्टिकल फाइबर विद स्मॉल क्रिटिकल एंगल इज यूज, ताकि फ्लेक्सिबल फाइबर उसमें से वेन्स और आर्टरीज में से कर सके। एक मिनट है। दिस अलाउस द डॉक्टर टू सी इनसाइड। बेटे क्रिटिकल एंगल क्या होता है? अभी आपकी वजह से कर रहे हैं हम, तो इसलिए बहुत ध्यान आपका इधर होना चाहिए। बेटे अगर एक लाइट यहां से डेंस मीडियम से, ये डेंस मीडियम है, ग्लास है, इसमें यहाँ नॉर्मल ड्रॉ होगा। अगर ये रेयर मीडियम में जाती है, किसमें जाती है? तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होती है। ठीक हो गया? डिपेंडिंग अपॉन कि आपका इंसिडेंट एंगल क्या था।
अगर आप इंसिडेंट एंगल को और बढ़ा देंगे उसी पॉइंट पे, तो ये और बेंड हो जाएगी। अब फर्ज करो मैंने इंसिडेंट एंगल को इतना बेंड होके बिल्कुल इसके लेवल पे आ गई है, तो ये वाला जो क्रिटिकल एंगल है ना, ये जो एंगल है ना, ये नॉर्मल के साथ ये क्रिटिकल एंगल है, ठीक है। अब इसके बाद वाला जो एंगल होगा ना, अगर मैं इसके बाद कोई एंगल ड्रॉ करता हूं, तो वो लाइट इससे बाहर निकलेगी नहीं, वापस अंदर चली जाएगी। समझ आ गई? इरेज कर लूं ये डायग्राम? डायग्राम बनी रहने देते हैं, एक नंबर इसका भी हासिल कर लेंगे। ड्रॉ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ईच। लाइट इन एयर क्या स्पीड होती है भाई लाइट इन एयर की? साउंड इन स्टील, माइक्रोवेव्स इन वैक्यूम। ओके, आइए चलें। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ब्लॉक इज 1.5। 1 पॉइंट, एक सेकंड बेटे, सॉरी। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ब्लॉक इज 1.5। ये एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। यूज योर वैल्यू फॉर द स्पीड ऑफ लाइट टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन दिस ब्लॉक। इस ब्लॉक में क्या होगी? आपको पता है कि एन की वैल्यू स्पीड के लिए कैसे होती है? वी इन एयर या वैक्यूम ओवर वी इन ब्लॉक। रेयर से डेंस की तरफ जाना ना, रेयर से स्पीड इन, अब वो 1.5 है, 1.5 से डिवाइड, ये रिवर्स, ये ऐसे हो जाएगा ना, स्पीड इन बॉक्स इज इक्वल टू वी इन एयर ओवर एन, राइट। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है? 3 × 10⁻⁸ ओवर 1.5। दैट्स सिंपली 2 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड, क्योंकि 1.5 की कटिंग 2 से होती है ना, 3 के साथ। एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जी, नहीं नहीं, नो लाइट रिफ्रैक्ट्स, नो लाइट रिफ्रैक्ट्स का मतलब है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। व्हेन लाइट इज hitting boundary between different mediums। बेटा बलाज, बेटा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मतलब आपने ये बताना है, नो लाइट इज रिफ्रैक्टेड या ऑल लाइट इज रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द मीडियम। कब? ये इंपॉर्टेंट बात है, इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वालिफायर है, जब लाइट दोनों मीडियम्स के दरमियान की बाउंड्री को हिट करती है, ठीक है। वरना नहीं तो आमतौर पे जो रिफ्लेक्शन होती है उसको रिफ्लेक्शन, उसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्यों नहीं कहते? वी क्लियर ऑन दिस? यस, ओके। कहाँ क्या लिखा है? मीडियम्स। क्रिटिकल एंगल क्या होता है? द एंगल एट विच लाइट नाइदर रिफ्रैक्ट्स नॉर रिफ्लेक्ट्स। ना रिफ्लेक्ट होती है ना रिफ्लेक्ट होती है। हम्म, क्या करना जी हमें? द स्पीड ऑफ लाइट क्या कहता है जी? शो द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज दिस, इट्स स्पीड इन ग्लास इज दिस, कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास। ये तो पिछला क्वेश्चन करने की वजह से वैसे ही मुझे पता लग रहा है 1.5 है, लेकिन फिर भी लिख लेते हैं। n इज इक्वल टू 3 × 10⁸ ओवर 2 × 10⁸ विच इज इक्वल टू 1.5। शो दैट द क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास एयर बाउंड्री इज 42 डिग्रीज। कितना क्रिटिकल एंगल? 42 डिग्रीज।
हमने पढ़ा था एन का एक और फॉर्मूला होता है, एन इज इक्वल टू 1/1/, साइन सी, क्रिटिकल एंगल की साइन वैल्यू 1/sin। ठीक हो गया, यहां तक कोई प्रॉब्लम? तो क्या हम कह सकते हैं साइन सी इज इक्वल टू 1/n? क्या हम कह सकते हैं साइन सी इज इक्वल टू 1/1.5? और क्या हम कह सकते हैं सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/1.5? जरा साइन इनवर्स निकालें, निकालें कैलकुलेटर से साइन इनवर्स ऑफ 1/1.5। यूज योर कैलकुलेटर, फाइंड साइन इनवर्स ऑफ 1/1.5। 41.8 बस, और राउंड ऑफ किया हमने तो क्या बन गया 42। ओके हो गया? समझ आ गई कि नहीं बलाज? समझ आई कि नहीं? लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। ड्रॉ केयरफुली विदाउट कैलकुलेशन द कंटिन्यूएशन ऑफ द डे थ्रू द प्रिज्म एंड इनटू द एयर। थ्रू द प्रिज्म एंड इनटू द एयर, थ्रू द प्रिज्म एंड इनटू द, भाई नॉर्मल पे आ रही है तो ये सीधी चली जाएगी। आपने कहा था नॉर्मल पे बेंड नहीं होता, नॉर्मल पे बेंड, आर वी क्लियर ऑन दिस? नॉर्मल पे बेंड, जब नॉर्मल पे बेंड नहीं होता, यहां अब अगला नॉर्मल ड्रॉ होगा। अगला नॉर्मल यहां ड्रॉ करेंगे हम, जहां वो हिट कर रही है। यहां तक को प्रॉब्लम? ये नॉर्मल कैसे मैंने बनाया है मैं आपके लिए दिखा देता हूँ। मैंने ऐसे बनाया है, बगैर डी को इस्तेमाल किए। ये मैंने रूलर को ऐसे किया, जो रूलर के ऊपर लाइन थी उसको उस लाइन के साथ अलग किया, तो मुझे पता लग गया ये 90 डिग्री बन गया। यहाँ मैंने रूलर पे नॉर्मल बना दिया। अब ये नॉर्मल बन गया। कैन आई फाइंड कि ये 90 डिग्री का एंगल है? कैन आई से ये 90 डिग्री का एंगल है? राइट? ये 90 है, वो 60 है, तो ये कितना होगा? 30 डिग्रीज। ये 30 डिग्रीज है तो ये कितना होगा? 60 डिग्रीज। 60 डिग्री है ना? एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना बन गया मेरे पास? 60 डिग्रीज। कितना बन गया? 60 डिग्रीज। कितना बन गया? अब हमने जाना है रेयर मीडियम, क्या ये एंगल हमारा उससे बड़ा है जो हमारा क्रिटिकल एंगल है? क्रिटिकल एंगल से ये एंगल बड़ा है ना, क्रिटिकल एंगल 42 था, तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैसे होगी? 60 डिग्रीज उधर है तो 60 डिग्री का ही आगे एंगल बनेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, कितने का एंगल बनेगा? 60 डिग्रीज का। कितने का एंगल बनेगा? कोई 60। कंफ्यूजन? ठीक है। अब वो 60 डिग्रीज के एंगल कैसे पता लगेगा? ये 30 है, अगर मैं सीधी लाइन बनाऊंगी 90 है, तो यहाँ पर ये 60 बन रहा है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ये इधर वाला एंगल क्या होना चाहिए जी? ये 60 का बनेगा तो यहाँ पे 30 का एंगल होना चाहिए। ये कितने का होना चाहिए? क्या यहाँ पर 30 का एंगल बन रहा है कि नहीं? इस चीज को मद्देनजर रखने के लिए हमें किसकी जरूरत है? डी की। मार्स स्कीम आपसे ये तकाजा नहीं करेगी। मार्स स्कीम सिर्फ ये तकाजा करेगी कि आपकी ये लाइन 60 डिग्री, ऑलमोस्ट 60 डिग्री व्यू हो रहा है कि नहीं हो रहा। आई थिंक नाउ इट इज ऑलमोस्ट 60 डिग्री। ठीक है प्यारे बच्चों? ठीक है। यस। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। कुछ कुछ तो हुआ। जब हम इसको 60 डिग्री का एंगल बना लेंगे, इस पेंसिल से नहीं, ये सेलेक्ट करता हूं, तो हमारी रिफ्रैक्शन, दिस इज व्हाट द मास स्कीम इज डिमांडिंग फ्रॉम यू। अगर वो नॉर्मल, जो चूंकि वो नॉर्मल पे आ रहा होगा, इसलिए फिर से क्या होगा? सीधा निकल जाएगा। क्या होगा? कोई कंफ्यूजन? वी क्लियर ऑन दिस? कोई मसला नहीं? तो क्यों हंस खेल रहे हैं? आई डिड नॉट अंडरस्टैंड द जोक। वी क्लियर ऑन दिस? दैट्स ऑल फॉर टुडे। मुझे अब अपनी इस्लामिक की क्लास लेनी है। यू गाइस कैन गो, यू शुड गो एंड प्रे फॉर योर जोहर नमाज।
मैं स्टार्ट की क्लास के बारे में। गर्ल्स पहले आप उधर चली जाएं ताकि बॉयज उधर से इधर आ जाए।